साथियों रेलवे एलपी का पेपर अभी आपका 25 नवंबर से स्टार्ट होगा, 29 नवंबर तक पेपर होगा। उसके बाद फिर आपका जेई का, उसके बाद फिर आरपीएफ एसआई का, फिर टेक्नीशियन को, उसके बाद फिर कांस्टेबल का, फिर जो है एनटीपीसी का। इसी तरह पेपर ही पेपर है अभी रेलवे का। और अगर आपको रेलवे का एग्जाम क्रैक करना है तो उसके लिए साइंस आपको बहुत ही अच्छा होना चाहिए। साइंस जो है, साइंस का हर एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। आज के इस वीडियो में जनरल साइंस के मिक्स क्वेश्चंस का क्लास करेंगे, जिसमें पूरे 100 प्रश्न करवाएंगे। तो ये वीडियो आज आपको कंप्लीट देखना है, जिनका भी पेपर अभी आने वाले दिनों में होने वाला है। बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। क्लास बिल्कुल सुपर फास्ट करवाएंगे, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको कम समय में पढ़ने हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास पसंद आए तो एक लाइक करना और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करना। देखिए पहला क्वेश्चन है, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं? तो भाई वह कौन सा कारण है जिसके कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। एक तो आनुवांशिक विभिन्नता और एक वातावरण की विभिन्नता, इन दोनों के ही कारण। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज किससे बनता है? देखिए क्वार्ट्ज की बात की जा रही है, क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो साथियों क्वार्ट्ज जो है ना, ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन के तत्वों से मिलकर बनता है, याद रखना। सिलिकॉन, देखिए ऐसे याद रखिए आप, ठीक है। क्वार्ट्ज जो होता है ना साथियों, क्वार्ट्ज जो होता है ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन, सिलिकॉन और ऑक्सीजन के तत्वों से मिलकर बनता है। यानी इसको हम कह सकते हैं कि क्वार्ट्ज जो है ये भाई सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन ऑक्साइड। चलिए आगे देखिए, टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है? याद रखना, टेट्राफ्लोरोइथिलीन के द्वारा। मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के ही क्वेश्चंस लिए हैं, जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपसे पूछे जाएंगे। एक चीज और बता दूं क्लास में बढ़ने से पहले, साथियों क्या आपको करंट अफेयर्स का मैराथन क्लास चाहिए? बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर चाहिए तो कमेंट करना, मैं एक ही वीडियो में जो है ना आपको पूरे 2000 जनवरी से लेकर अभी तक का जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़ने चाहिए वो एक ही वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट करना। अगर आप कमेंट करते हो इस और बताते हो कि हाँ सर चाहिए, तो मैं कल 12 बजे दोपहर में जो है ना करंट अफेयर्स का एक मैराथन क्लास लेकर आऊंगा, जिसमें बहुत ही कम समय में पूरे 300 क्वेश्चन छाट के मैंने सेलेक्ट करके रखे हैं, वो वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताना, एक ही शॉट में करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट करवा दूंगा। देखिए तो टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है? तो टेट्राफ्लोरोइथिलीन के द्वारा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, जीवन की उत्पत्ति की दिशा में बनने वाले यौगिक कौन से थे? तो जीवन की उत्पत्ति की दिशा में बनने वाले जो यौगिक थे वो कौन कौन से थे? तो प्रोटीन्स तथा केंद्र अम्ल। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे, याद रखना। आगे देखिए, जीनों के साथ साथ वंशागति की परिघटना तथा पैतृक युग्मों को संतति में भी बनाए रखने को क्या कहते हैं? देखिएगा इसको सहलग्नता बोलते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, सहलग्नता। क्यूरी किसकी इकाई है? तो भाई क्यूरी जो है ये रेडियोधर्मिता की इकाई है। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है और 99% बच्चे गलत कर आते हैं जब ये पूछा जाता है कि रेडियोधर्मिता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो याद रखना, जब रेडियोधर्मिता का एसआई मात्रक पूछे तो आपको बेकेरल आंसर करना है, बेकेरल, ठीक है, बेकेरल। और अगर पूछे केवल कि रेडियोधर्मिता किसकी इकाई है तो या फिर रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है, तो क्यूरी, याद रखना। ऐसा मात्रक पूछे तो बेकेरल, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, केलोमल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए केलोमल का रासायनिक सूत्र होता है Hg2Cl2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, जो पारा और क्लोरीन से बनता है। उच्चतम वेधन क्षमता की तरंग कौन सी है? यानी इनमें से कौन सा तरंग है जिसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो याद रखना, गामा किरण की। आगे देखिए, माइकोराजा सहजीवी संबंध होता है किसके बीच? तो भाई माइकोराजा सहजीवी का संबंध जो है ये किनके बीच होता है? तो याद रखिएगा, कवकों तथा उच्च पौधों के जड़ों के बीच। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, कवकों तथा उच्च पौधों के जड़ों के बीच। जलीय परिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के उदाहरण क्या होते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जलीय परिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के उदाहरण क्या होते हैं? तो जीवाणु व कवक। ऑप्शन नंबर सी। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है, याद रखना। भोजन का अगर पूछ ले तो भोजन का फ्लोएम के द्वारा होता है।
चलिए आगे देखिए, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना आर्थर कॉनबर्ग ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। अगला, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि यह जो है वायु व प्रकाश से क्रिया करके एक विषैला पदार्थ बनाता है। वह कौन सा विषैला पदार्थ है? दो बातें याद रखना है, क्लोरोफॉर्म को रंगीन के बोतलों में भर के रखा जाता है क्योंकि इसको अगर वायु में प्रकाश में रख दिया जाए तो वह एक विषैला पदार्थ बनाता है। वह कौन सा विषैला पदार्थ है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा फासिज्न। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषकदायक अन्य तत्वों में क्या सम्मिलित होता है? तो देखिए, दूध में जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अलावा और क्या पाया जाता है? तो याद रखना है सभी साथियों को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों ध्यान दीजिएगा, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तो पाया जाता ही है, साथ ही साथ दूध में पोटासियम भी पाया जाता है और कैल्शियम भी पाया जाता है। तो आप बताओगे सर, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में प्रकाश का परावर्तन होता है कितना प्रतिशत? देखो, जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है ना साथियों, तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो 7% होता है। 7% यानी 100% होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। अगला, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तो अनंत होती है, इन्फिनिटी, याद रखना। अगला, न्यूट्रॉनों के खोजकर्ता कौन है? तो भाई न्यूट्रॉनों के खोजकर्ता कौन थे? तो पाउली थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, पाउली, याद रखना। एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी, पाउली ने न्यूट्रॉनों की खोज की थी, युकावा ने मेसॉन की खोज की थी और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी, याद रखिएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? देखिए, विटामिन सी जो होता है ना, इसका रासायनिक नाम होता है साथियों एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक एसिड करेक्ट हो जाएगा। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? भाई कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो ब्लड ग्रुप AB में, जो कि सर्वग्राही रक्त होता है, याद रखना, जिसमें जो है एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम सैटेलाइट कौन सा है? तो भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा था? आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, आर्यभट्ट। कंप्यूटर प्रिंटर जो है ये किस प्रकार का डिवाइस होता है? देखिए, कंप्यूटर प्रिंटर जो है ये आउटपुट डिवाइस होता है साथियों, याद रखना, आउटपुट। अगला, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे किसका? तो देखिए, जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे ना, ये साथियों वैक्यूम ट्यूब यानी निर्वात ट्यूब का प्रयोग करते थे। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी इन चारों में से कौन सा एक गलत है, यही आपको बताना है। देखिए, एनीमोमीटर की बात की जा रही है, तो एनीमोमीटर से वायु की गति सही है। ठीक है, आमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, ये भी सही है। पायरोमीटर से उच्च ताप को मापा जाता है, ये भी सही है। दाबांतर को टेक्योमीटर से मापा जाता है, ये गलत है, यही आपका आंसर होगा। वायुमंडल या दाब को बैरोमीटर में मापा जाता है ना, या टेक्योमीटर लिखा है, ये आपका गलत हो गया। चलिए आगे देखिए, एक्स किरणों की वेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? साथियों याद रखना, एक्स किरणों की जो वेदन क्षमता होती है वो कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर को बढ़ाकर बढ़ाई जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलने में सहायक होता है कौन? तो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कौन बदलता है? तो याद रखना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। आगे देखिए, हाल ही में चर्चा में आए स्वर्ण चावल किस पद्धति से विकसित किए गए थे? तो स्वर्ण चावल को साथियों किस पद्धति से विकसित किया गया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, पराजनी तकनीक के द्वारा। और ये जो स्वर्ण चावल है इसमें किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन A की प्रचुरता होती है, याद रखना। तो परिजनी तकनीक यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। लूनर कास्टिक का रासायनिक सूचक क्या है? तो वह लूनर कास्टिक का रासायनिक सूचक, रासायनिक नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट और इसका रासायनिक सूत्र होता है AgNO3। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे देखिए, निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? तो करेक्ट आएगा सुअर के अधपके मांस खाने से। सूत्री विभाजन किस पर निर्भर करता है? तो देखिए, जो सूत्री विभाजन होता है ना साथियों, ये समय और तापक्रम दोनों पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। देखिए, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना कॉपर सल्फेट का। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, आज का अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ के कारण बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाती है? तो भाई बाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है वो किस पदार्थ के कारण? तो क्यूटिन के कारण कम हो जाती है, याद रखना क्यूटिन करेक्ट आएगा। आगे देखिए, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए
तो क्या होगा? तो भाई यदि किसी वस्तु के वेग को हम दोगुना कर देते हैं तो उसका संवेग भी दोगुना हो जाएगा और जो गतिज ऊर्जा है ना वो 4 गुनी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। याद रखना 1 और 2 दोनों सही है, संवेग दोगुना और गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? देखिए जो अनोक्सी श्वसन होता है ना इसका अंतिम उत्पाद आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ऑक्सी का पूछे ना, अनोक्सी का पूछा है यहाँ, अनोक्सी श्वसन का जो अंतिम उत्पाद होता है वो क्या होता है? तो भाई याद रखना अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है साथियों? तो भाई लैक्टिक अम्ल होता है। ऑक्सी श्वसन का क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है, दोनों ही आपको याद रखने हैं। हाइड्रोलिथ का अणुसूत्र क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा साथियों। हाइड्रोलिथ का अणुसूत्र आपसे यहां पूछा जा रहा है, तो भाई ध्यान से देखिए। हाइड्रोलिथ जो होता है इसका अणुसूत्र क्या होता है? CaH2 होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं, क्यों? तो देखिए कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं उसकी किसके लिए? तो भाई सही वर्ण संयोजन के लिए। ऑप्शन नंबर बी। एम्पिसिलिन जो है ये किस प्रकार की दवाई है? तो एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक औषधि होती है। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल से दही जमाने का बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, की प्रक्रिया में निम्न में से किस जीव की आवश्यकता होती है? तो भाई करेक्ट आएगा साथियों, बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है, यानी जीवाणु की आवश्यकता होती है दही को जमाने में। आगे देखिए NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? देखिएगा NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का रासायनिक नाम क्या होता है? यहाँ सामान्य नाम पूछा है, रासायनिक नाम नहीं, तो इसका सामान्य नाम होता है कास्टिक सोडा, और सामान्य की जगह पर अगर आपसे रासायनिक नाम पूछता ना तो रासायनिक नाम होता सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों ही आपको याद रखना है। आगे देखिए इथिलीन का IUPAC नेम क्या होता है? तो इथिलीन का IUPAC नेम होता है इथिन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इथिन यह आपको याद रखना है। आगे देखिए देश का पहला कंप्यूटरीकृत गांव कौन सा है? तो भाई भारत का पहला कंप्यूटरीकृत गांव जो है वो आपका बेल्लानाड है, जो कि केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण होता है? यानी किस गैस की उपस्थिति के कारण वायुमंडल में चांदी जो है वो काला पड़ जाता है? देखो करेक्ट आएगा ओजोन की उपस्थिति के कारण। ओजोन यानी O3, ऑक्सीजन के 3 अणु। आगे देखिए यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा? तो पृथ्वी पर वो कभी भी नहीं लौटेगा, क्योंकि पृथ्वी के पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। अगर इस गति से कोई भी पिंड को पृथ्वी के बाहर फेंका जाए अंतरिक्ष में तो वो वापस लौटकर नहीं आएगा, याद रखना। 1 बार बराबर कितना पास्कल होता है? देखिए 1 बार बराबर 10 का पावर 5 पास्कल होता है, यह आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो ये अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है किसी द्रव का बाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होता है? तो देखिए जब किसी द्रव का बाष्पीकरण होता है तो उसका तापमान जो होता है वो घट जाता है, घटेगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में रुधिर क्षमता है कहाँ? तो मनुष्य में जो रक्त होता है वो कहाँ पर क्षमता है? तो याद रखना बोमेन संपुट में क्षमता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। द्रव चलित मशीनें किस सिद्धांत से काम करती हैं? तो देखिए द्रव चलित मशीनें जो होती हैं वो पास्कल के सिद्धांत पर काम करती है साथियों। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं साथियों। ये आप लोग एक लाइक करते हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। लाइक करना, मैं एग्जाम से पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस लेकर अभी आने वाला हूं, जिसको एक बार देखोगे क्वेश्चंस दिमाग में उतर जाएगा। आगे देखिए निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो भाई इनमें से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस सभी यंत्र सामग्री है। प्रचलन तंत्र इसका यंत्र सामग्री यानी कंप्यूटर से कोई भी रिलेटिव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। प्रकाश संश्लेषण में विमोचित ऑक्सीजन उत्पन्न होती है किससे? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो विमोचित ऑक्सीजन है ये पानी के प्रकाशीय अपघटन यानी फोटोलाइसिस से उत्पन्न होती है, ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मिनी माता रोग होता है किससे? तो मिनी माता रोग कब होता है? जब जल में मरकरी का प्रदूषण फैलता है। करेक्ट आएगा जल में मरकरी के प्रदूषण से। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? यानी इनमें से कौन सा अधातु है जिसमें धातुई चमक पाई जाती है? तो ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट जो कि विद्युत का सुचालक होता है। आगे देखिए बिल्कुल यहाँ पर ग्रेफाइट ही होगा आपका, है ना, ग्रेफाइट ही होगा। आयोडीन आपको आंसर नहीं करना है, ग्रेफाइट आंसर करना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पर। पुराने चलचित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम कौन आता है? तो भाई पुराने चलचित्रों के रंगों को फिर से उभारने का काम कौन करता है? तो हाइड्रोजन
पायरोक्साइड। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन पायरोक्साइड करेक्ट आंसर होगा। लाइसोसोम कार्य करते हैं किसमें? तो देखिए लाइसोसोम जो होते हैं ना वो किस प्रकार से कार्य करते हैं? तो भाई अंतःकोशिकीय पाचन में कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं, क्यों? देखिए जो थर्मस फ्लास्क होता है उसकी आंतरिक दीवारें जो होती हैं चमकीली होती हैं साथियों, क्योंकि विकिरण द्वारा होने वाली उष्मा हानि को रोकती है वो। याद रखना थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है क्योंकि विकिरण द्वारा जो कि साथियों विकिरण द्वारा होने वाली उष्मा हानि को रोकने में सहायक होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भाषा में, ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटल संभव है? यानी कंप्यूटर का वो कौन सा भाषा है जिसमें सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटल संभव होता है? तो करेक्ट आएगा कोबोल भाषा में। ऑप्शन नंबर बी कोबोल। परमाणु में प्रोटॉन रहता है कहाँ पर? तो परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहता है? परमाणु में प्रोटॉन जो है वो कहाँ रहता है साथियों? तो ये नाभिक के भीतर रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा नाभिक के भीतर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? देखिए जल का नमक में विलय होना भौतिक परिवर्तन है। जल का क्वथनांक पर जल वाष्प बनना भौतिक परिवर्तन है। बर्फ के गलनांक पर जल का बनना ये भी जो है भौतिक परिवर्तन है। लेकिन द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए आईसी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। और वर्गों की कुल संख्या पूछे तो भाई 18 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किसने दिया था? तो हेनरी मोजले ने। अगला है वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? देखिए वास्तविक केंद्रक की बात की जा रही है, ये किसमें अनुपस्थित होता है? तो भाई करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? वास्तविक केंद्रक ये जीवाणु में अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्यों? देखिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यहाँ जो है ना परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग मध्य मूल वेग से कम है, इस कारण। आगे देखिए जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ उष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है वह कौन सा ताप है? तो जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ उष्मा पाकर द्रव में बदलता है वो होता है गलनांक। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त सभी सही है। देखिए क्षार में जो होती है ना साबुन जैसी चिकनाहट होती है, सही है। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये भी सही है। सभी क्षार भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म नहीं होते, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, इसी कारण। आगे देखिए पेप्सिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील रहता है? तो पेप्सिन एंजाइम जो होता है ना ये क्षारीय माध्यम में क्रियाशील रहता है, याद रखना है। अगला है हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? करेक्ट आएगा ऊपर जाने से वायुदाब घट जाता है जिस कारण गुब्बारा फट जाता है। अगला प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक कहाँ होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है ना ये सबसे अधिक होती है साथियों किसमें? तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल रेड कलर में लाल रंग में याद रखना। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में होती है। आगे देखिए नेक्स्ट है पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है? भाई पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। आगे देखिए किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? तो किसी भी वस्तु का जो ताप होता है वो किसका सूचक होता है? याद रखना उनके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर डी उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का सूचक होता है। भारत में एल्युमिनियम उपकरण की स्थापना हेतु आवश्यक न्यूनतम मापदंड बॉक्साइड और किसकी उपलब्धता है? तो याद रखना विद्युत की। ऑप्शन नंबर बी विद्युत। कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? तो इनमें से कौन सा रोग है जो कीट के काटने से होगा? तो करेक्ट आएगा डेंगू। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों के डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्वपूर्ण है? तो निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों के डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्वपूर्ण होता है? तो देखिए करेक्ट आएगा डायमट। ऑप्शन नंबर डी डायमट याद रखना। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? करेक्ट आएगा लेप्डेटेरियोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी। अगला एक परमाणु में 9 प्रोटॉन
9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है, तो उसकी परमाणु संख्या क्या होगी? तो परमाणु संख्या बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या। तो भाई यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या 10 दिया हुआ है और प्रोटॉन की संख्या 9, तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या जो है आपका 19 निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 19। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो देखिए जब इंसान सोता है ना साथियों, तो उसका जो रक्तदाब होता है वो घटता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, घटेगा। मेंडल ने आनुवांशिकी के नियम कौन से पौधे पर अनुसंधान करके दिए थे? तो करेक्ट आएगा मटर के पौधे पर। आगे देखिए एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति की इकाई होती है डायोप्टर, याद रखना। आगे देखिए पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? तो पीतल जो है ना ये तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए चटका हुआ कांच चमकीला प्रतीत होता है, किसके कारण? करेक्ट आएगा पुनःआंतरिक परावर्तन के कारण। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी होता है? तो भाई एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी कौन होता है साथियों? तो याद रखिएगा वसामय उत्तक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक पूछा जा रहा है, जो कि कौन है? तो भाई ये दोनों होगा, पॉल एलन और बिल गेट्स। देखिए बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी और पॉल एलन उनके सह संस्थापक थे। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर जब दोनों दिया हुआ है तो दोनों आंसर होगा। आगे देखिए एंटीजन यानी प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है? तो भाई प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऐसे दो तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो किंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो उसको क्या बोलते हैं? तो जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है उसको आइसोबार बोलते हैं। आइसोबार यानी क्या बोलेंगे इसको हम? देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो समभारिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न द्रव्य पाया जाता है। तो जब चींटी या मधुमक्खी काटता है तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। आगे देखिए एमएस वर्ड प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो एमएस वर्ड का प्रयोग हम किस लिए करते हैं साथियों? पद्यांश डाटा संशोधन हेतु। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, पद्यांश डाटा को संशोधित करने हेतु। वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी? तो देखिए परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला कौन सा तरंग होता है? तो कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंग का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। आगे देखिए 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम वसा से जो है ना, याद रखना ये आपको, 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ये आपको रट लेना है। आगे देखिए पैराफिन किसका उप उत्पादक होता है? तो पैराफिन जो होता है ये पेट्रोलियम परिशोधन का उप उत्पादक होता है। अगला निम्नलिखित में से किस वंश में विषम बीजाणुता पाई जाती है? इनमें से कौन सा वंश है साथियों जिसमें विषम बीजाणुता पाई जाती है? तो करेक्ट आएगा मार्सिलिया में। आगे देखिए जिब्रेलिन पृथक किया गया था किससे? तो भाई जिब्रेलिन को किससे अलग किया गया था? आप बोलोगे सर जिब्रेलिन को एक कवक से अलग किया गया था। ऑप्शन नंबर बी कवक। अगला एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग होता है? तो देखिए एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए भाप श्रवण विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय आरोग्यजनक परजीवी प्रोटोजोआ कौन सा होता है? देखिएगा मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय आरोग्यजनक जो परजीवी प्रोटोजोआ होता है वो होता है ई कोलाई। ऑप्शन नंबर ए एस्चेरिचिया कोलाई। परागकणों का अध्ययन होता है किसमें? तो देखिए परागकणों का अध्ययन जो है पेलिनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन, माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन। आगे देखिए मानव निर्मित तत्वों की पहचान कीजिए। इनमें से कौन सा मानव निर्मित तत्व है? तो कैलिफोर्नियम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो करेक्ट आएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर डी। अगला दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम क्या होता है? तो इसमें जो निहित प्रक्रम होता है साथियों अपोहन में वो क्या होता है? तो परासरण होता है। ऑप्शन नंबर बी परासरण। वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। इनमें से कौन सा उत्तक है जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है? याद रखना कैम्बियम। ऑप्शन नंबर सी। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? तो भाई विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो देखिए ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है साथियों? तो आप बोलोगे सर कैंसर का अध्ययन किया जाता है। तो साथियों आज की इस वीडियो में पूरे 100 क्वेश्चंस थे। 100 में से आप कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में बताना। और याद रखिए कल दोपहर 12 बजे सभी लोग तैयार रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस कल दोपहर 12 बजे अपलोड होगा। ठीक 12 बजे
पूरे 2024 का करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में समाप्त, वन शॉट में। पेपर से पहले उसको देख लेना, रेलवे स्पेशल, है ना। चलिए, तो वीडियो को एक लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना साथियों, और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों तक जरूर फैला देना। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।